वेलकम दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त हरीश कवड़कर और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में जिसका नाम है एचके ऑप्शंस। आप यूट्यूब पे सर्च कीजिए, आपको मिल जाएगा एचके ऑप्शंस करके। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं कि वैल्यू इन्वेस्टिंग से रिलेटेड और ऑप्शन ट्रेडिंग से रिलेटेड हम लोग उसमें कंटेंट डालते हैं, उसमें एनालिसिस डालते हैं। और वहाँ पे हम लोग डेली एक सीरीज चलाते हैं जिसका नाम है हर चार्ट कुछ कहता है। उसमें हम लोग निफ्टी, बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी के साथ साथ मेरा जो ट्रेड चल रहा है उसका हम लोग उसमें एनालिसिस करके देते हैं और कैसा अपन लोग उसको मैनेज कर सकते हैं। और वो जो वीडियो के आप नीचे जाओगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाओगे, वहाँ पे आपको मेरा टेलीग्राम चैनल मिलेगा। वो टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए तो वहाँ पे मेरा इंट्राडे में जो भी एक्टिविटीज़ रहता है, जैसे मेरा बुलिश व्यू है, बीरिश व्यू है, क्यों है, ये लेवल क्यों इंपॉर्टेंट है, मेरा ये ट्रेड के ऊपर क्या इफेक्ट कर सकता है, इसको मैं कैसा मैनेज कर सकता हूँ, तो उसके ऊपर वहाँ पे मैं कुछ इमेजेस डालता हूँ, कुछ चार्ट डालता हूँ, कुछ सेंसिबल का जो भी मेरा ट्रेड का चल रहा है वो वहाँ पे मैं अपलोड करता हूँ। और वहाँ पे जो मेरा वीडियो का एनालिसिस रहता है वो भी वहाँ पे अपलोड करता हूँ, राइट। और दूसरा ये चैनल पे अपलोड होता है जो मेजर न्यूज़ होता है, जो अपने फाइनेंशियल के ऊपर, इन्वेस्टमेंट के ऊपर और ट्रेडिंग के ऊपर इफेक्ट डालता है, उसके ऊपर हम लोग एनालिसिस करते हैं। जो अपना अलग से भी सेपरेट भी एनालिसिस का वीडियो रह सकता है, या तो फिर जो अपना डेली एनालिसिस का वीडियो उसमें भी वो अपलोड रहता है। तो चलिए दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से और अपन शुरू करते हैं। टाटा टेक्नोलॉजीज़, बहुत बड़ा हाइप था कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ का आईपीओ आ रहा है, तो उसी का हम लोग ये आज के एनालिसिस में एनालिसिस करेंगे। बिजनेस का पर्टिकुलरली, फाइनेंशियल का और वैल्यूएशन का नहीं करेंगे, हम लोग वो सेकंड पार्ट में करेंगे। तो बिजनेस एनालिसिस में हम लोग कवर करेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज़ कौन सा बिजनेस करता है, टाटा टेक्नोलॉजीज़ बाकी आईटी कंपनियों से कैसा डिफरेंशिएट है, थर्ड इसका कंपटीशन किसके साथ है, फोर्थ इसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, और फिफ्थ पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो है इसका रिस्क। तो ये बिजनेस में रिस्क क्या है, मैं फाइनेंशियल का या बाकी रिस्क नहीं बोल रहा हूँ, बिजनेस में क्या रिस्क हो सकता है जो ये बिजनेस करते हैं, राइट। तो अगर आपको रिस्क समझ में आया तो आपका कन्विक्शन अच्छे से डेवलप हो जाएगा कि ये रिस्क ये बिजनेस में है। आप प्रिपेयर रहोगे तो आप उसको अच्छे कन्विक्शन से होल्ड कर सकते हो अगर आपको ये आईपीओ में अलॉट हुआ तो, राइट। तो चलिए शुरू करते हैं टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में। चलिए, ठीक है। तो देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज ये 5 सेक्टर में या 5 वर्टिकल में काम करता है। उसमें हुआ इंजीनियरिंग सर्विस, पीएलएम यानी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, डिजिटल एंटरप्राइज सर्विसेज, आईटी सर्विस और इंडस्ट्री सॉल्यूशन, राइट। ये 5 ही जो वर्टिकल है, इसी 5 ही वर्टिकल में ये काम करता है। ये मेन इंपॉर्टेंट उनके वर्टिकल्स है और हर वर्टिकल में क्या काम करते हैं आप इसका स्लाइड का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, या मैं आपको बताता हूँ। आपको थोड़ा शांति में समझिए कि क्या क्या काम करता है, तो आपको पूरा समझ में आएगा एक ही स्लाइड में कि ये बिजनेस क्या करती है और कैसा बिजनेस करती है। तो देखिए, इंजीनियरिंग सर्विसेज में इंजीनियरिंग सर्विस प्रोवाइड करती है वेरियस इंडस्ट्रीज को। कौन सी इंडस्ट्री को करती है? देखिए, ये सर्विस हुआ, ये इनका वर्टिकल हुआ जो अलग अलग इंडस्ट्रीज को देती है, राइट। वो इंडस्ट्री कौन कौन सी हुई? एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मशीनरी, हाईटेक कंपनीज, राइट। और इसमें ये कौन सा सर्विस देते हैं? वो देते हैं प्रोडक्ट डिजाइन एंड डेवलपमेंट, पीडीडी जिसको बोला जाता है। इंजीनियरिंग एनालिसिस और सिमुलेशन उनका देते हैं, प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग, राइट। यानी एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्री मशीनरीज में ये क्या करते हैं? प्रोडक्ट डिजाइनिंग, डेवलपमेंट और उसका सर्विसेज ये लोग उसमें प्रोवाइड करते हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज का मेजर बिजनेस है ऑटोमोटिव में। वो कैसा है वो भी हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन से सर्विसेज से, कौन से इंडस्ट्री से कितना रेवेन्यू इसको आ रहा है, राइट। तो देखिए, मेजरली इनका जो प्रमोटर है वो टाटा मोटर्स है, ना कि टाटा सन्स। और टाटा मोटर्स में टाटा सन्स का होल्डिंग है। तो ये अगर टाटा मोटर्स का अगर सब्सिडरी या टाटा मोटर्स का अगर कंपनी है तो बट ऑब्वियस है कि ये ऑटोमोटिव इंडस्ट्री को मेजरली कैटर करता है, राइट। बाकी इंडस्ट्रीज को भी करता है लेकिन मेजरली ऑटोमोटिव को करता है। वो जैसे अपन आएंगे आगे चल के प्रेजेंटेशन में, एनालिसिस में, तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्यों ये चीज़ बोल रहा था। तो ये समझ में आ गया, इंजीनियरिंग सर्विसेज में एरोस्पेस, ऑटोमोटिव, इंडस्ट्रियल मशीनरी और हाईटेक बिजनेसेस को ये प्रोडक्ट डेवलपमेंट का काम करके देते हैं, इंजीनियरिंग का काम करके देते हैं और प्रोटोटाइपिंग एंड टेस्टिंग। प्रोटोटाइपिंग इसका मतलब ऐसा होता है कि एक चीज़ जो पहले प्रोटोटाइप बनाते हैं और उसके ऊपर जो भी मेजर मैन्युफैक्चरिंग होता है प्रोटोटाइप के ऊपर होता है, वो सर्विसेज से प्रोवाइड करते हैं। सेकंड हुआ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, पीएलएम में लोग क्या करते हैं? हेल्प कंपनीज मैनेज देयर प्रोडक्ट डेवलपमेंट प्रोसेस। जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट का प्रोसेस होता है इसमें ये लोग इनका हेल्प करते हैं, यानी उनको ये कंप्लीट सर्विसेज देते हैं। फ्रॉम आइडिएशन टू रिटायरमेंट, यानी कंप्लीट आइडिया जनरेशन से तो वो कैसे उसको प्रोडक्ट डेवलप होगा इसका पूरा ये काम करके देते हैं। दिस इंक्लूड सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन। क्या क्या काम करते हैं इसमें? पीएलएम में सॉफ्टवेयर इम्प्लीमेंटेशन करके देते हैं, कस्टमाइजेशन, राइट, कुछ कस्टमाइज काम करके देना है वो करके देते हैं, एंड इंटीग्रेशन एज वेल एज ट्रेनिंग एंड सपोर्ट, राइट। तो जो इंडस्ट्री में ये काम करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, अगर प्रोडक्ट उनको बनाने का काम है तो डेवलपमेंट, डिज़ाइन भी करते हैं, प्रोटोटाइपिंग भी करते हैं और उसके साथ साथ
उसका इम्प्लीमेंटेशन भी करते हैं, प्रोसेस भी बनाते हैं, और आइडिया जनरेशन से लेके, अगर किसी ने उनको बोला था आइडिएशन से लेके रिटायरमेंट तक, यानी कंप्लीट, यानी उसको बॉर्न करने से लेके कंप्लीट लाइफ साइकिल तक उसको मैनेज करते हैं। और अगर किसी कंपनी का एक काम करके दे रहे तो वो जो लोग वहाँ पे काम करते हैं एम्प्लॉयज़, उनका ट्रेनिंग और उनको सपोर्ट भी करते हैं। तो यह प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट, ये वर्ड में इसका मतलब है कि प्रोडक्ट का पूरा लाइफ साइकिल का ये मैनेजमेंट करके देती है, ये कंपनी सर्विस प्रोवाइड करती है, राइट। तीसरा इनका वर्टिकल होगा डिजिटल एंटरप्राइजेस सर्विसेज। डिजिटल एंटरप्राइज सर्विसेज में क्या करती है, हेल्प कंपनीज ट्रांसफॉर्म देयर बिजनेस थ्रू डिजिटल टेक्नोलॉजी अडॉप्टेशन। बहुत सारी कंपनी टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, उनको मेजरली डिजिटलाइजेशन के बारे में मालूम नहीं रहता, IoT क्या है उनके बारे में मालूम नहीं रहता, AI क्या है उनके बारे में मालूम नहीं रहता, एंटरप्राइजेस ERP सोल्यूशन क्या है इनके बारे में मालूम नहीं रहता। बहुत सारा ऐसा इंडस्ट्रीज रहता है कि जो मेजरली डिजिटलाइज नहीं है। तो टाटा टेक्नोलॉजीज का हेल्प लेके, या कोई इंजीनियरिंग गुड्स कंपनी है, छोटी है, मीडियम एंटरप्राइजेस है, बड़ा उनको हेल्प करते हैं, उनको सर्विस प्रोवाइड करते हैं, राइट। ये सर्विस में इंक्लूड क्या क्या होता है, डिजिटल स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग, राइट। देखिए अभी ये वर्ड इतना चेंज हुआ है ना कि पहले टाइम पे स्ट्रेटेजी रहता, प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी, मार्केटिंग स्ट्रेटेजी, तो अभी ये डिजिटल स्ट्रेटेजी कंसल्टिंग भी ये लोग करते हैं कि डिजिटल जो मार्केटिंग है या डिजिटल जो सर्विस है उनका स्ट्रेटेजी को कैसे डिजाइन करना है, कैसा इंप्लीमेंटेशन करना है, राइट। डिजिटल टेक्नोलॉजी एंड मैनेज सर्विसेज, और उनका जो डिजिटल टेक्नोलॉजीज का है उनका सर्विस मैनेज करके देते हैं। देखिए कंप्लीट सोल्यूशन है ये टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में, राइट। लेकिन वो कितना आगे चल के सक्सेस होंगे ये इसके बिजनेस पैरामीटर हम लोग समझेंगे। बिजनेस पैरामीटर इन द सेंस उनका जो फाइनेंशियल एनालिसिस करेंगे उसमें ये पूरा समझ में आएगा आपको कौन से वर्टिकल से कितना रेवेन्यू आ रहा है, राइट। तो वो भी देखेंगे, अगर आ जाए तो ठीक, नहीं तो वो फाइनेंशियल एनालिसिस में हम लोग को दिख लेंगे। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। इंजीनियरिंग सर्विसेज में ऑटोमोटिव एरोस्पेस को काम करते हैं, PLM में कंप्लीट प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट करके देते हैं, और डिजिटल एंटरप्राइज सोल्यूशन में वो डिजिटल स्ट्रेटेजी डिसाइड करके देते हैं, डिजिटल टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंटेशन करते हैं, और उसके साथ साथ डिजिटल का सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। फोर्थ इनका सेगमेंट आया है IT सर्विसेज। IT सर्विस में ये क्या करते हैं, हेल्प कंपनीज विद देयर टेक्नोलॉजी नीड्स इंक्लूडिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस। वो कंपनी का जो उनके पास क्लाइंट है उनका नीड क्या है वो आइडेंटिफाई करके देते हैं, और टेक्नोलॉजी उनको इंप्लीमेंट करके देते हैं। और उसमें आया है उनका डेवलपमेंट, उनका एप्लीकेशन डेवलपमेंट, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर मैनेजमेंट एंड एंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग। देखिए ERP इंप्लीमेंटेशन, मैंने पहले थोड़ा 1-2 सेकंड पहले आपके साथ बात किया था ERP के बारे में। तो ERP भी ये लोग प्रोवाइड करते हैं, राइट। थर्ड पार्टी का करते होंगे मेरे ख्याल से, राइट, वो भी देखेंगे हम लोग। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग एप्लीकेशन डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, उनका एप्लीकेशन प्रोवाइड करके देते। बहुत सारी कंपनियों का इंटरनल एप्लीकेशंस रहता है कि इसमें सेल्स का इनवॉइस कैसे बनेगा, इनका स्टॉक का कैसे कैलकुलेट होगा, इनका बिल जनरेशन कैसे हुआ, इनका यानी लास्ट इन फर्स्ट आउट कैसे हुआ, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट लिफो फिफो जो भी सेल्स मैनेजमेंट का हुआ, HR से रिलेटेड उनके बहुत सारी कंपनियों खुद का एप्लीकेशन रहता है, खुद का इंटरनल प्रोसेसिंग के लिए सॉफ्टवेयर्स रहते हैं। ये लोग उनका नीड आइडेंटिफाई करके वो बना के एप्लीकेशन बना के मेंटेनेंस करके उनको सर्विसेज देते हैं, यानी कंप्लीट सोल्यूशन मिलता है, राइट। ये हुआ IT सर्विसेज के बारे में। फिफ्थ इनका सेगमेंट होगा इंडस्ट्री सोल्यूशन। प्रोवाइड इंडस्ट्री स्पेसिफिक सोल्यूशन टू कंपनीज इन वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज ऑटोमोटिव, एरोस्पेस, इंडस्ट्रियल मशीनरी। दे इंक्लूड इंजीनियरिंग सर्विसेज, PLM सर्विसेज, डिजिटल एंटरप्राइज कस्टमाइजेशन, यूनिक नीड्स टू ईच इंडस्ट्री। देखिए ये लास्ट का इंपॉर्टेंट है, यूनिक नीड्स टू ईच इंडस्ट्री। अगर इनके पास कोई भी क्लाइंट गया तो खाली हाथ नहीं आएगा, उनका अगर उनका एक्सपर्टाइज है तो इनको सोल्यूशन देंगे। मेजरली 5 चीज़ों में सेगमेंट में ये लोग काम करते हैं। ये हुआ इसका कंप्लीट बिजनेस का एनालिसिस। देखिए ये पूरा IT कंपनी भी नहीं है। टाटा टेक्नोलॉजी की खूबसूरती है कंप्लीट IT सर्विस कंपनी नहीं है। IT के साथ साथ ही इंजीनियरिंग प्रोवाइड भी करती है, और इंजीनियरिंग के साथ साथ ये आइडिया जनरेशन से लेके इनका प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल मैनेजमेंट भी करके देती है। तो इंजीनियरिंग सर्विसेज अगर मैं बोलूँ तो बहुत छोटे से चीज़ के लेके बहुत बड़ा चीज़ तक, यानी पूरा प्रोडक्ट बनाने तक ये पूरा सर्विस प्रोवाइड करती है। मेजरली IT सोल्यूशन क्या करती है कि इनका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट रहता है IT में, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग का लेके प्रोटोटाइपिंग तक ये कंपनियां काम नहीं करती। उनके करती है तो वो कंपनी के साथ करती है जिनका खुद का वहाँ पे बेस रहेगा। टाटा इंजीनियरिंग का खुद का बहुत बड़ा बेस है जो ये पूरा सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। तो वो भी देखेंगे आगे चल के अपन उसमें क्या क्या डिफरेंसेस है। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा कि टाटा टेक्नोलॉजीज का बिजनेस क्या है, राइट। तो बिजनेस है नॉर्मल IT कंपनी जैसा नहीं है, ये थोड़ा अलग टाइप का कंपनी काम करती है, राइट। तो चलिए आगे के स्लाइड पे चलते हैं, देखते हैं कि आगे के स्लाइड में क्या है। देखिए अभी जैसे मैंने बोला था इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द ERD सर्विसेज प्रोवाइड अक्रॉस द वेरियस इंडस्ट्री वर्टिकल्स आर सेट आउट बिलो। ER एंड D का मतलब क्या होता है, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, फिर से सुनिए, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ये कौन कौन सी इंडस्ट्री में काम करता है, जैसे मैंने आपको बोला था
ऑटोमोटिव में काम करता है, एरोस्पेस एंड डिफेंस में काम करता है, इंडस्ट्रियल एंड हेवी मशीनरी में काम करता है, एनर्जी यूटिलिटीज, बहुत सारा कंपनीज हो गया, सॉफ्टवेयर हो गया, एफएमसीजी कंपनी में हो गया, बीएफएसआई बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में हो गया, बहुत सारा ये कंपनी यहाँ पे लिखा हुआ है। अभी इसमें ये क्या काम करती है, देखिए ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का काम करती है। देखिए ये जो मैंने आपको बिजनेस एनालिसिस दिया, परफेक्ट और टू द पॉइंट दिया कि ऑटोमोटिव में क्या काम करते हैं, एरोस्पेस में ये क्या काम करते हैं, बीएफएसआई सेगमेंट में काम, बीएफएसआई सेगमेंट में ये इंजीनियरिंग मैकेनिकल का काम नहीं करेंगे, तो यहाँ पे टिक मार्क नहीं है, राइट। आपको समझ यानी क्लियर कट बिजनेस आपको समझ में आएगा क्या है इसमें, राइट। एम्बेडेड इंजीनियरिंग का काम करके देते हैं, राइट। मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का काम करके देते हैं, प्लांट इंजीनियरिंग का काम कर, यानी प्लांट भी खड़ा करना है तो प्लांट का पूरा इंजीनियरिंग भी करके देते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग भी करके देते हैं। एरोस्पेस में क्या क्या काम करते हैं, पूरा काम एरोस्पेस में करते हैं, इंडस्ट्रियल हेवी मशीनरी में काम करते हैं, एनर्जी यूटिलिटीज में भी ये पूरा काम करते हैं, राइट। तो मैकेनिकल इंजीनियरिंग में क्या काम करते हैं, एक्सटर्नल हाउसिंग, इनर फ्रेम, इंडस्ट्रियल डिज़ाइन, स्टाफिंग, सर्फिंग, इकोनॉमिक्स, सॉलिड मॉडलिंग, ड्राफ्टिंग, स्ट्रक्चर, है ना। ये अगर आपका इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको ये सब टर्म समझ में आएगा, लेकिन इतना इंटरनल समझने का जरूरत नहीं है। आपको ये समझ में आना चाहिए कि मेजॉरिटी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री कहाँ से बनती है, क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है और कैसे उसका प्रोडक्ट दिखता है, ये कुछ रॉकेट साइंस में आपको दिखता होगा, राइट। तो बीएफएसआई में क्या करते हैं, बीएफएसआई में खाली ये सॉफ्टवेयर प्रोवाइड करते हैं, इंजीनियरिंग का कुछ जरूरत ही नहीं है। बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज में, टेलीकॉम में ये सब काम करते हैं, टावर खड़ा करना है उसका इंजीनियरिंग है, उसका प्लांट का डिजाइन है, जो भी करना है वो सब इसमें करते हैं, राइट। सॉफ्टवेयर एंड इंटरनेट में लोग क्या करते हैं, एम्बेडेड इंजीनियरिंग का काम करते हैं, जिसमें क्या क्या होगा, एम्बेडेड हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, सेमीकंडक्टर, प्रोसेसर, आरटीओएस। आरटीओएस का मतलब क्या हुआ है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम का काम करके देते हैं, एप्लीकेशन का काम करते हैं, राइट। ये इसमें दिया हुआ है, नीचे मैंने लिखा हुआ है यहाँ पे आपको समझने के लिए, राइट। पीसीबी का मतलब होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड, जीयूआई का मतलब ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, जैसे आपको विंडोज दिख रहा है लेकिन उसका प्रोग्रामिंग है, लेकिन जो व्यू हो रहा है वो आपका यूजर इंटरफेस हुआ है, इसका मतलब, राइट। एपीआई एप्लीकेशन होता है, एपीआई एप्लीकेशन अगर आप अल्गो ट्रेडिंग करते हो तो आपको समझ में आता होगा कि एपीआई एक कोड होता है, एपीआई से आप आपका अल्गो और आपका ट्रेडिंग अकाउंट कनेक्ट करते हो, तो एपीआई कोड का भी ये काम करते हैं, एपीआई का पूरा, राइट। और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में ये क्या काम करते हैं, अगर बीएफएसआई सेगमेंट में काम करते हैं तो जीयूआई, मोबाइल एप्लीकेशन, एपीआई सॉफ्टवेयर, प्रोडक्ट प्लेटफॉर्म, ये बहुत सारा काम इसमें आप ये यहाँ पे करते हैं। तो जो मैंने पहले टाइम पे बोला था वो 5 सेगमेंट, और वो सेगमेंट में क्या काम करते हैं, अभी यहाँ पे मैंने दिया इंडस्ट्री वाइज वर्टिकल्स में ये कौन कौन सा काम करते हैं, राइट। तो आपको मोटा मोटी आइडिया आया होगा कि ये क्या काम करते हैं, इनका काम क्या है, इनका बिजनेस क्या है, राइट। ऑटोमोटिव में काम करते हैं, हेवी इंजीनियरिंग में काम करते हैं, टेलीकॉम सेक्टर में काम करते हैं, एरोस्पेस डिफेंस में काम करते हैं। एरोस्पेस डिफेंस में क्या काम करते हैं, सीधा हिसाब है, मैकेनिकल का, इलेक्ट्रिकल का काम करते हैं, एम्बेडेड का काम करते हैं, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग का काम करते हैं, प्लांट इंजीनियरिंग का काम करते हैं और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का भी काम करते हैं, पूरा एरोस्पेस एंड डिफेंस सेक्टर में। उसमें वो क्या काम करते हैं, अगर आप उनका एनुअल रिपोर्ट देखोगे तो उसमें पूरा डिटेल्स में लिखा रहेगा कि कौन सा प्रोडक्ट है, क्या है, कैसा काम कर रहे हैं ये, राइट। तो जैसे जैसे अपन इसमें और अंदर जाएंगे, कुछ न्यूज़ आएगा, कुछ समझ में आएगा, तो ये भी अपने को समझ में आएगा। लेकिन अभी के टाइम के लिए राइट नाउ आपको समझना ये जरूरत है कि कौन से 5 सेगमेंट में काम करता है और कौन से इंडस्ट्री वर्टिकल में क्या काम करता है, राइट। अगर इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो आपको समझने का जरूरत नहीं, एम्बेडेड डिजाइन क्या होता है, एम्बेडेड इंजीनियरिंग क्या होता है, आपको सब प्लांट इंजीनियरिंग क्या होता है आपको सब समझ में आएगा। लेकिन दिक्कत का काम नहीं, इन्वेस्टर को सब चीज़ें समझ में आना जरूरी नहीं है, लेकिन जो पिन पॉइंट रहते हैं वो समझ में आना जरूरी है, राइट। अगर पूछा जाए कि इन्वेस्टर को क्या समझ में आना चाहिए, तो इन्वेस्टर को बिजनेस, फाइनेंशियल, वैल्यूएशन और उसका रिस्क फिर बिजनेस का भी हुआ, रिस्क फिर फाइनेंस का भी हुआ, रिस्क वैल्यूएशन का भी हुआ और पूरे सेक्टर का भी रिस्क हुआ, राइट। तो रिस्क आप चारों चीज़ें में आप यानी लगा के देख सकते हो पैरामीटर पे, राइट। तो ये हुआ इसके बिजनेस का एनालिसिस। तो चलिए आगे देखते हैं, आगे के स्लाइड में क्या दिया हुआ है। देखिए अभी मैंने बोला था कि ये नॉर्मल आईटी कंपनी नहीं है, यहाँ पे मैंने डिफरेंस दिया हुआ है आईटी कंपनी और ER&D, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ER&D ध्यान में रखिए, वर्ड आपका पूरा ध्यान में आना चाहिए। तो क्या होता है आईटी सर्विसेज में, क्या होता है की सर्विस लाइन कौन सा रहता है उनका, एप्लीकेशन सर्विस, इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विस। यहाँ पे ये लोग क्या देते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट देते हैं, मैकेनिकल, एम्बेडेड, जैसे अपन ने पहले स्लाइड में डिस्कस किया था। प्रोडक्ट सिस्टम एंड सपोर्ट, मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग सर्विस देते हैं, नेटवर्क इंजीनियरिंग भी देते हैं, राइट। ये हुआ मेजर आईटी कंपनी और ER&D सर्विसेज कंपनियों में डिफरेंस। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एक्टिविटी इन्वॉल्विंग कॉस्ट रिडक्शन एंड इंटीग्रेशन, राइट। इनका अगर पार्टनरशिप है तो मेजोरिटी होता है कॉस्ट रिडक्शन के ऊपर, इनका होता है हाई ट्रस्ट के ऊपर। देखिए ये स्लाइड अगर आपको समझ में आएगा ना तो आपको इसमें से इनका कंपनी का मोट और कंपनी का जो ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो समझ में आएगा। आगे चल के आप बोलोगे कि इसका कंपेरिजन आप इन्फोसिस के साथ करोगे, ये भी आईटी कंपनी है, तो ऐसा नहीं हो सकता, राइट। तो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप में क्या होता है, ये हाई ट्रस्ट
यानी क्या देखा जाता है पार्टनरशिप में? हाई ट्रस्ट, मिशन क्रिटिकल, रेवेन्यू जनरेशन पार्टनरशिप, राइट। ये नॉर्मल आईटी कंपनियां नहीं करती है। डील स्ट्रक्चर क्या होता है? लॉन्ग ड्यूरेशन विथ टाइम, मटेरियल और फिक्स प्राइस एंगेजमेंट मॉडल रहता है इसमें। इनमें क्या है? मिड टू लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रहता है, मिड टू लॉन्ग टर्म। डिस्क्रीट वर्क पैकेजेस ऑफन इन्वॉल्विंग इंटीग्रेशन विथ क्लाइंट टीम्स। इनका जो पैकेज रहता है ये उनका काम के ऊपर रहता है कि इतने रुपए में काम होगा, इतने दिन तक होगा, इतना टाइम का अपन पार्टनरशिप रख सकते हैं। और क्लाइंट के साथ पूरा उनका सिस्टम, प्लांट इंजीनियरिंग से लेके प्रोडक्ट आइडिएशन से लेके पूरा PLM का जो मैंने आपको बोला, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट से लेके पूरा क्लाइंट के साथ इनका इंटीग्रेशन होता है कंपनी का, तभी जाके वो सर्विस प्रोवाइड करते हैं। और टाटा टेक्नोलॉजीज अगर किसी कंपनी के साथ जुड़ गई, समझो XYZ ये कंपनी, तो वो कंपनी डिपेंड बन जाती है इनके ऊपर। अभी तो कंपटीशन इतना कि पूरा डिपेंडेंसी नहीं रहता, लेकिन ये कंपनी का जो भी काम करने का तरीका रहता है, हर एक कंपनी का यूनिक रहता है, तो इनका जो कुछ यूनिक बिजनेस है उसके ऊपर वो पूरा हावी हो जाता है और एक बैरियर बन जाता है कि दूसरा कंपटीशन वाला वहाँ पे आ नहीं सकता है। बहुत सारा क्रिटिकल चीज़ें रहता है इंजीनियरिंग में, राइट। ग्रोथ हेडरूम, 15% ऑफ ग्लोबल IT स्पेंड्स इज करंटली आउटसोर्स, यानी 15% ही उनके ऊपर स्पेंड होता है IT। यहाँ पे ओनली 5.5% ऑफ ग्लोबल ER&D स्पेंड इज करंटली आउटसोर्स, राइट। यानी 5.5, यानी इनके पास ग्रोथ लेने के लिए अच्छा खासा रूम है यहाँ पे। और ER&D सर्विसेज पे टोटल ग्लोबल का खाली 5.5% ही आउटसोर्स होता है, बाकी वो इंटरनल करते हैं। तो अभी यहाँ से आउटसोर्सिंग बढ़ सकता है, राइट। जो इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स आ रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी आ रहा है, तो कैसा होगा कि पहले टाइम पे इंजीनियरिंग खाली अगर कोई BE ME है तो वही इंजीनियरिंग का काम कर सकता था। अभी इंजीनियरिंग के साथ उनको IT सर्विसेज मर्ज चाहिए। अगर फुल प्रूफ IT कंपनी में जो इंजीनियरिंग का काम नहीं करते, तो इंजीनियरिंग ऑटोमोटिव कंपनी, एरोस्पेस कंपनी के साथ काम नहीं कर सकती, क्योंकि उनका वहाँ पे उतना मोडस ऑपरेंडी और उतना यूनिकनेस नहीं रहता है, क्योंकि वो एक दूसरे से एकदम अटैच होकर काम नहीं कर सकते, यानी इंटीग्रेशन नहीं हो सकता बिजनेसेस का, राइट। तो ये पूरा उनके पास इंजीनियरिंग है और वो IT बैकग्राउंड के रहेंगे तभी जाके ये काम होता है, राइट। और मेजरली इंजीनियरिंग का काम है, मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है, आइडिएशन का काम होता है, प्रोटोटाइपिंग का काम होता है। तो ये पूरा टाटा टेक्नोलॉजी देती है। सी सूट रिलेशनशिप, चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर, ऑफन लो इन्वॉल्वमेंट ब्रॉट इन लेटर इन द प्रोसेस, यानी जो चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर रहता है वो बाद में आता है। यहाँ पे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, प्रोडक्ट ओनर्स, हेड ऑफ इंजीनियरिंग विथ ऑफन डे जीरो इन्वॉल्वमेंट, राइट। तो यहाँ पे इन्वॉल्वमेंट रहता है प्रोडक्ट ओनर्स का, यहाँ पे रहता है चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर का छोटा बहुत। विन फैक्टर, नॉलेज, यहाँ पे क्या होता है, ग्लोबल डिलीवरी मॉडल है, कॉम्पिटिटिव रेट्स है, यहाँ पे नॉलेज एसेट्स है। देखिए ये थोड़ा, ये दो जो पॉइंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं जो आपको बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से सुनिए, आपको समझ में आएगा। नॉलेज एसेट्स, IP सोल्यूशन, R&D स्ट्रक्चर, डाटा प्रोटेक्शन, स्पेशलाइजेशन, टैलेंट, सॉफ्टवेयर, एम्बेडेड मैकेनिकल। देखिए मैं जो आपको अभी पहले बोल रहा था कि इनके पास जो इंजीनियर रहेंगे उनको नॉलेज रहेगा और IT के बैकग्राउंड के रहेंगे और वही वो सर्विस दे सकते हैं। सॉफ्टवेयर हो गया, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी हो गया, मैकेनिकल हो गया, IP यानी IP एड्रेसेस वगैरह रहते हैं, उसके ऊपर वो काम करते हैं और वो एक नॉलेज रहता है वो आदमी का। देखिए इंजीनियरिंग भी और IT भी उसको ऐसे बहुत सारे कम लोग मिलेंगे कि जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग का भी काम जानता है और IT का भी काम जानता है। मैकेनिकल इंजीनियर IT का काम जानता है लेकिन उसका एक्सपर्टाइज नहीं रहता, नॉलेज रहेगा, लेकिन वो कंपनी में काम करना चाहिए कि मैकेनिकल इंजीनियर ऑटोमोटिव मैन्युफैक्चरिंग में भी काम देख रहा है और IT सोल्यूशन भी वो प्रोवाइड कर सकता है, राइट। और स्पेशली उसके रिलेटेड भी वो समझ में आ सकता है और काम कर सकता है। ये हो गया विन फैक्टर दोनों के में। और बैरियर्स टू एंट्री, देखिए मोर रिप्लेसेबल रेट्स कार्ड फोकस, यहाँ पे देखिए ये बैरियर्स टू एंट्री जो है ना, ये एक ड्यूरेबल कंपटीटिव एडवांटेज का पॉइंट मैंने यहाँ पे दिया हुआ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं मोट। मेजोरिटी एक पार्ट हो गया मोट का, ड्यूरेबल कंपटीटिव एडवांटेज का। यहाँ पे IT सर्विसेज में क्या होता है कि किसी ने अगर बिडिंग किया, कम रेट में किया तो उसको मिल जाता है और काम रिप्लिकेबल रहता है। अगर कोई खाली BFSI फोकस ही काम कर रहा है तो XYZ कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट रहता है 3 साल के बाद कम बिडिंग हो गया, दूसरे ने कम रेट दिया, उसके पास काम निकल जाता है। तो यहाँ पे रिप्लिकेबल काम मिलता है और फोकस होता है रेट के ऊपर, राइट। यहाँ पे क्या होता है, डीपली एम्बेडेड प्रोजेक्ट्स विथ स्पेसिफिक स्किल सेट, हाई स्विचिंग कॉस्ट। देखिए स्विचिंग कॉस्ट ना, एक बुक है उसमें लिखा हुआ है कि ये अच्छा मोड का काम करता है, हाई स्विचिंग कॉस्ट। अगर मैं आपको एक इसका एग्जांपल देता हूँ, अगर आपने टाटा स्काई या XYZ अगर आपने डिटेच घर पे बिठाया है और उसके ने अगर 30 रुपये 40 रुपये से आपका मंथ का अगर रेंट बढ़ा दिया उसका सर्विसेज का, तो आप 30-40 रुपये के लिए आपको लग तो रहा है कि इसने बहुत बढ़ा दिया, लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो स्विचिंग कॉस्ट होता है, राइट।
कि मैं यहाँ कहाँ चेंज करूँ, मुझे टाइम जाएगा, घर पे डिस्टर्ब रहेंगे, तो उसको बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट। जैसे आपने कोई टेलीकॉम कंपनियों का नंबर लिया तो एक नंबर आपके पास परमानेंट रहता है मेजरली, बाकी आप चेंज करते रहोगे, लेकिन जो परमानेंट नंबर जो बैंक के साथ अटैच है आप जल्दी चेंज नहीं कर सकते, उसको बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट, क्योंकि वो आप चेंज कर दोगे इमीडिएट, लेकिन सब जगह पे जाके आपको अपडेट करना होगा, तो वो मेजॉरिटी लोग करते नहीं, उसको बोलते हैं स्विचिंग कॉस्ट। और स्विचिंग कॉस्ट एक टाटा टेक्नोलॉजी जो कंपनी है इसका हाई ड्यूरेबल कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है। अगर ये कंपनी किसी कंपनी के साथ प्रोडक्ट आइडिएशन और प्रोडक्ट डिज़ाइन से अगर जुड़ी है तो आगे का काम भी इन्हीं कंपनियों को मिलता है, वो स्विच नहीं कर सकता उनका क्लाइंट। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप समझ के लीजिए, और इसी से इसका बिजनेस आगे चल के बढ़ सकता है। तो हाई स्विचिंग कॉस्ट है, कंपनियाँ चेंज नहीं होती इनके क्लाइंट। तो देखिए मैंने आपको पहले बताया इनके 5 सेगमेंट और कौन से वर्टिकल में क्या काम करते हैं, एरोस्पेस में, डिफेंस में, बीएफएसआई में, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में, सब क्या काम करते हैं। और यहाँ पे आईटी सर्विसेज और ER&D सर्विस, इंजीनियरिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट सर्विसेज, दोनों जो यानी कंपनियों का जो डिवीजन रहता है उसमें क्या काम करते हैं। और इनमें जो कॉम्पिटिटिव एडवांटेज है वो मैंने आपको बताया कि इनका स्किल सेट अलग है और इनका स्विचिंग कॉस्ट हाई है, यानी स्विचिंग कॉस्ट इनका एक अच्छा खासा एक बैरियर टू एंट्री बना हुआ है, तो कोई आ नहीं सकता कि इनका बिजनेस कोई जल्दी छीने। ये कंपनियाँ थोड़ी स्लो बढ़ती है टाटा टेक्नोलॉजी के जैसे, लेकिन बढ़ती है तो बहुत रोबस्ट तरीके से बढ़ती है, राइट। और जब फाइनेंशियल का एनालिसिस देखेंगे तो उसमें भी अपन देखेंगे कि इनका रेवेन्यू कम ज़्यादा क्यों होता है और ये क्यों फ्लक्चुएशन होता है, राइट, वो भी देखेंगे, लेकिन सेकंड एनालिसिस में, सेकंड वीडियो में अपन देखेंगे। तो यहाँ तक आपको समझ में आया होगा, तो आप समझ लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट रखिए, आपको समझ में आएगा, राइट। चलिए आगे चल के देखते क्या है इसमें। अभी देखिए अभी यहाँ तक अपन ने देखा कि आईटी सर्विसेज और ER&D सर्विस में डिफरेंस क्या है। अभी यहाँ पे जो होता है ना कि ये कौन से यानी उनका कंपटीशन किसके साथ है, जो इनका सेक्टर है वहाँ पे कौन कौन सी कंपनी इसके साथ compete करती है। तो देखिए देखते हैं यहाँ पे अच्छा खासा इन्फॉर्मेशन और बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अगर समझ में आएगा तो बिजनेस एनालिसिस आपको अच्छे से समझ में आएगा। और बिजनेस समझ में आएगा ना तो मैं बार बार बोल रहा हूँ, कन्विक्शन रहेगा कि बिजनेस करती क्या है। मेजॉरिटी लोगों को पूछता हूँ कि यार टाटा एलेक्सी क्या करते हैं मालूम नहीं, इन्फोसिस क्या करती है मालूम नहीं, HDFC बैंक क्या करती है मालूम नहीं, खाली बैंक है मालूम है, लेकिन उनका काम कैसे होता है, बिजनेस कैसे चलता है, उनका रेवेन्यू कहाँ से जनरेट होता है, उनका कौन सा सेगमेंट, कौन सा वर्टिकल अभी मार खा रहा है, कौन सा अच्छा बढ़ रहा है। देखिए अगर आप इन्वेस्टर हो, अच्छा तरीके से आप बिजनेस को समझना चाहते हो तो ये चीज़ें समझ में आना जरूरी है। खाली ब्रांड नेम अच्छा है तो सब अच्छा होगा ऐसे मैं मानता नहीं हूँ, राइट। तो आप वही कीजिए, क्योंकि जितना ट्रस्ट करोगे उतना आप फंसोगे। ट्रस्ट मत कीजिए, एनालिसिस कीजिए। अगर आपका ट्रस्ट डेवलप होता है तो कन्विक्शन के साथ वो बिजनेस को होल्ड कीजिए, राइट। स्पेंड अलोकेट्स अक्रॉस ER&D डिपार्टमेंट्स, GCC, ERP, ये सब दिया हुआ है यहाँ पे, ब्ला ब्ला ब्ला। अभी लार्ज IT सर्विसेज में इनका कंपटीशन है कैपजेमिनी, एसेंचर, TCS, विप्रो, टेक महिंद्रा एंड ETC। Historical IT and BPM focus player increase enterprise spending on R&D even during the pandemic, which is making the large ESPs bet big on ER&D, right। तो लार्ज IT सर्विसेज प्रोवाइडर जो है, ये जो कंपनी है इनके साथ compete करती है IT सर्विसेज में। ER&D स्पेशलिस्ट में ये कुछ कंपनियां जिसमें देखिए KPIT, LTTS, L&T टेक्नोलॉजी एंड सर्विसेज, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी एंड ETC, ये काम करती है ER&D स्पेशलिस्ट में। ये यानी ER&D जो स्पेशलिस्ट कंपनी है इसमें ये 3-4 कंपनी आती है जो यहाँ पे इनको कंपटीशन करती है इनके डिवीजन में। और बाकी जो IT सर्विसेज, ये कैपजेमिनी वगैरह अलग हो गया, वेस्टर्न यूरोप में ये अलग कंपनियाँ हो गई, वेस्टर्न यूरोपियन स्पेशलिस्ट जो कंपनियाँ हैं वो अलग है, और हाई ग्रोथ सर्विस प्रोवाइडर ये अलग कंपनियाँ हो गई, राइट। तो इसमें देखिए नीचे दिखा होगा अपने को खाली यही देखना है ER&D स्पेशलिस्ट में कौन कौन सा कंपनी इनको कंपटीशन करता है। तो अपने को देखना है, देखिए अगर ये टाटा मोटर्स का यानी टाटा ग्रुप का ही कंपनी है तो एक दूसरे के साथ कम्पीट करेंगे तो बिजनेस थोड़ा यानी मार खाएगा, राइट। समझ में नहीं आएगा कि कौन सा बिजनेस बढ़ रहा है, क्या हो रहा है, और अपन इन्वेस्टर रह सकते हैं बाकी सब कंपनियों में। तो देखिए टाटा एलेक्सी के बारे में दिया हुआ है, डिज़ाइन स्पेशलिस्ट फोकस सॉफ्टवेयर एंड डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विसेज। ये कौन सा प्रोवाइड करते हैं, ये सॉफ्टवेयर यानी डिज़ाइन स्पेशलिस्ट फोकस ऑन सॉफ्टवेयर यानी डिज़ाइन का काम करते हैं और डिजिटल इंजीनियरिंग सर्विस का काम करते हैं, और ये ऑटोमोटिव में भी काम करते हैं, राइट। यानी उसको ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल बोलते हैं टाटा एलेक्सी में, राइट। और टाटा कंसल्टेंसी क्या करती है, ये IT सर्विस देती है, यानी बहुत बड़ा बिजनेस है, एंड टू एंड IT सर्विस प्रोवाइड करती है सारे वर्टिकल में, अक्रॉस द वर्टिकल। BFSI सेक्टर TCS का बहुत बड़ा है, जो पुरानी इन्फोसिस, विप्रो है उनमें मेजॉरिटी BFSI का ही काम होता है। और टाटा टेक्नोलॉजीज क्या करती है, इज अ प्योरली ER&D एंड डिजिटल सोल्यूशन स्पेशलिस्ट ऑफरिंग एंड टू एंड सोल्यूशन अक्रॉस द वैल्यू चेन विद अ फोकस ऑन मैन्युफैक्चरिंग लेड वर्टिकल्स। देखिए ये लास्ट का सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये टाटा एलेक्सी और TCS से ये बहुत डिफरेंशिएट करता है। कौन सा, ये अक्रॉस द चेन उनके साथ रहता है और मैन्युफैक्चरिंग लेड वर्टिकल कंपनी के साथ काम करती है, राइट।
बाकी कंपनियां ऐसा नहीं है। टाटा एलेक्सी क्या काम करेगी, इंजीनियरिंग डिजिटल सर्विसेज। देखिए थोड़ा डिफरेंस है इसमें, बहुत बार इनका यानी कंपटीशन भी हो जाता है एक दूसरे के साथ, लेकिन ठीक है अभी बिजनेस है तो कंपटीशन होगा, एक ही घर के दो लोग कंपटीशन करते हैं, ठीक है। तो ये आपको समझ में आएगा कि ये किन किन के साथ कंपटीशन करते हैं। और मैंने यहाँ पे क्लियर कट जो भी डाटा लिया हुआ है इनके रेड हेरिंग प्रोस्पेक्ट से लिया हुआ है, कहीं और वेबसाइट से नहीं लिया। जो टाटा टेक्नोलॉजीज ने जो पब्लिश किया है, जो सेबी की वेबसाइट पे आपको पढ़ने के लिए मिल जाएगा, बहुत बड़ा है, 350-400 पेजेस का रहेगा। मैंने सब पढ़ा, उसमें से जो जो इम्पोर्टेंट लगा वो मैं यहाँ पे आपको दे रहा हूँ। तो समझ में आया होगा आपको टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी और टीसीएस का डिफरेंस क्या है इसमें, राइट। ये अक्रॉस द चेन रहते हैं और मैंने मेजरली फोकस करते हैं मैन्युफैक्चरिंग लेड कंपनियों के साथ, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, और मेजोरिटी ये भी उनको पूरा प्रोटोटाइपिंग से लेके पीएलएम से लेके सब सर्विसेज प्रोवाइड करती है, राइट। तो ये हुआ इनका ER&D के इसमें। अभी देखते हैं आगे चल के इसमें क्या है, ठीक है। देखिए ये टाटा टेक्नोलॉजीज और जो इनका कंपनी है, जो इनमें देखिए यहाँ पे जो मैंने दिखाया था KPIT, LTTS, टाटा एलेक्सी, टाटा टेक्नोलॉजी सर्विसेज के साथ ये जो लोग काम करते हैं, इनका यहाँ पे इन्होंने वर्टिकल दिया हुआ है कि कौन से यानी वर्टिकल में कितना काम आता है, ऑटोमोटिव वर्टिकल में, राइट। इंडियन हेरिटेज ER&D स्पेशली इंक्लूड टाटा एलेक्सी, KPIT, TTL हैज़ द डीपेस्ट ऑटोमोटिव फुटप्रिंट। तो ऑटोमोटिव में कितना किसका रेवेन्यू आ रहा है, देखिए ये समझना भी बहुत जरूरी है। कॉम्पीट तो करते हैं लेकिन किसका रेवेन्यू कितना आ रहा है। टाटा टेक्नोलॉजी का 88% रेवेन्यू ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है, KPIT का 99% आता है, राइट, और LTTS का 35% आता है, और टाटा एलेक्सी का 42% आता है। रेवेन्यू कितना आता है यहाँ पे दिया हुआ है, रुपीज़ इन मिलियन में दिया हुआ है, USD में दिया हुआ है, और ऑन साइट ऑफशोर ये सब दिया हुआ है। और ऑनशोर क्या होता है, जैसे दूसरी जगह पे जाके अगर ये काम करे, US, कनाडा वगैरह, अमेरिका, यूरोपियन, जापान में जाके काम करे, उसको ऑनशोर बोलते हैं, दिया हुआ है। अगर नहीं समझ में आ रहा होगा तो वो भी समझ में आ जाएगा आपको, राइट। और ऑफशोर क्या रहता है वो भी दिया हुआ है यहाँ पे, लो कॉस्ट लोकेशन सच एज इंडिया एंड चाइना। सीधा हिसाब है, अगर इंडियन कंपनी इंडिया में काम करे तो ऑफशोर हुआ, दूसरी जगह पे जाके काम करी तो ऑनशोर हुआ। ऑन साइट क्या होता है कि उसके साइट पे जाके काम करते हैं, ऑफ साइट क्या होता है यहाँ पे बैठ के उनके साइट का देख के पूरा काम करके देते। कुछ रॉकेट साइंस नहीं है, समझिए। अगर इंडियन कंपनी इंडिया में काम कर रही है तो ऑनशोर ऑफशोर है, अगर दूसरी जगह काम करी तो ऑनशोर है, राइट। और कितना परसेंट कहाँ से आता है, देखिए इसका ऑनशोर 25% यहाँ से आता है, इनका 50-50% है, राइट। अभी ये ऑनशोर और ऑफशोर का मतलब क्या होता है, देखिए अगर पैंडेमिक आया था कोरोना के टाइम पे और ये अगर ऑनशोर काम कर रहे हैं तो इनके एम्प्लॉयज़ मेजरली वहाँ पे नहीं रहेंगे, वो इंडिया आएंगे, तो उनका ऑनशोर का जो काम रहता है वो थोड़ा अफेक्ट होता है और रेवेन्यू जनरेट नहीं होता है। उनके ट्रैवलिंग के एक्सपेंस हो गए, ये हो गए, सब जगह पे उनका वो कर्व होता है, कम होता है। उसका दो इफेक्ट पड़ता है, एक तो बिजनेस कम होता है लेकिन इनका रेवेन्यू बढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि उनका एक्सपेंसेस कम हो जाता है। टाटा एलेक्सी के बारे में ये हुआ था एक क्वार्टर में कि उनका जो एक्सपेंसेस कम हुआ था उससे रेवेन्यू और नेट प्रॉफिट अच्छा निकला था, लेकिन थोड़ा बिजनेस का वहाँ का जो है वो काम अफेक्ट हुआ था, राइट। वो बाकी से आगे के नेक्स्ट क्वार्टर में वो इफेक्ट दिखाता है उसमें। तो ऑनशोर ऑफशोर का वो बहुत यानी मायने रखता है। ये जो टाइप की कंपनी है इसमें जो ओल्ड एज कंपनीज है, राइट, जो टेक्सटाइल हो गई, नॉर्मल इंजीनियरिंग हो गई, बियरिंग बनाने वाली कंपनी, स्टील कंपनी हो गई, सीमेंट कंपनी, उनको ऑनशोर ऑफशोर का इतना इफेक्ट नहीं गिरता है। लेकिन ये जो न्यू एज कंपनीज है, IT सर्विसेज, BFSI रिलेटेड, ये ER&D कंपनी जो हो गई, तो इसमें ये इफेक्ट गिरता है। और ये छोटा छोटा एनालिसिस आपको अगर आप ध्यान देना शुरू करोगे तो समझ में आना शुरू होगा। तो देखिए यहाँ पे अगर कंपटीशन देखा जाए ये वर्टिकल में, तो मेजरलिटी इनका कंपटीशन रहेगा KPIT के साथ, क्योंकि 99% इनका जो रेवेन्यू आता है इनका ऑटोमोटिव से आता है। लेकिन ये सेम वर्टिकल में काम तो करते हैं, लेकिन वही काम करेंगे टाटा टेक्नोलॉजीज करता है वो थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इनका एक्सपर्टाइज हर एक कंपनी का थोड़ा थिन डिफरेंस रहता है कि अलग अलग थोड़ा काम रहता है इनका, राइट। और टाटा एलेक्सी का इतना कम क्यों है? क्योंकि ये इनका ट्रांसपोर्टेशन वर्टिकल एक ही हुआ जो ऑटोमोटिव है, इनका हेल्थ केयर हो गया है, एम्बेडेड टेक्नोलॉजी हो गया, इनका बहुत सारा डिज़ाइन का भी वर्टिकल अलग अलग है। तो ये हुआ, ये जो कंपटीशन में था इसमें कौन कौन से कंपनी के साथ क्या क्या इनका रेवेन्यू जनरेट होता है, स्पेशली ऑटोमोटिव से, क्योंकि ये ऑटोमोटिव में मेजरली काम करते हैं, राइट। तो चलिए आगे चल के देखते हैं और क्या है इसमें, ठीक है। देखिए ये होगा पूरा बिजनेस का एनालिसिस। अभी इनका एक ऑफर आ रहा है और ये ऑफर का ऑब्जेक्टिव क्या है? ऑफर तो ला रहा है बहुत बार है, लेकिन ऑब्जेक्टिव क्या है? सेलिंग एंटाइटल टू एंटायर प्रोसीड ऑफ द ऑफर आफ्टर डिडक्टिंग, यानी क्या होगा, जो सेलिंग शेयर होल्डर है ये एंटाइटल रहेंगे एंटायर प्रोसीड का। देखिए अगर वो शेयर होल्डर है वो बेचेंगे तो उनको पैसा मिलेगा, कंपनी में नहीं आ रहा है। समझ में आ रहा है मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? कंपनी में नहीं आ रहा है, जो बेचेगा उसको मिलेगा।
एंटायर पोर्शन उनको मिलेगा आफ्टर एक्सपेंस वगैरह जो भी है, सेबी के साथ, इनका स्टॉक एक्सचेंज के साथ जो भी रहेगा, लेकिन जो बेचेगा उसको पैसा मिलेगा, क्योंकि इसमें जो शेयर होल्डर है इन्होंने भी जो, देखिए कोई भी आता है तो पैसा बनाने के लिए आता है, और अगर पैसा मिल रहा है तो वो कहीं ना कहीं यूज़ होने के लिए आता है। देखिए टाटा मोटर्स अभी बेच रहा है, क्योंकि टाटा मोटर्स का बिजनेस में थोड़े चैलेंजेस है, ये बेचेंगे तो पैसा टाटा मोटर्स को आएगा। टाटा मोटर्स फिर ये अभी लिस्टेड कंपनी हो गई, फिर ये सब टाटा टेक्नोलॉजी हिसाब से काम करेगा, लेकिन अभी पैसा जाएगा टाटा मोटर्स में, क्योंकि टाटा मोटर्स शेयर बेच रहा है, राइट। अभी इसमें 3 लोग शेयर बेच रहे हैं मेजरली, वो कौन कौन से बेच रहे हैं? टाटा मोटर्स बेच रहा है, 8 करोड़ 11 लाख शेयर बेच रहा है, राइट। अल्फा टीसी होल्डिंग 97 लाख शेयर बेच रहा है, और टाटा कैपिटल ग्रोथ फंड 48 लाख शेयर बेच रहा है। टोटल 9 करोड़ 57 लाख शेयर बेचे जा रहे हैं। इसमें से 8 करोड़ शेयर खाली टाटा मोटर्स बेच रहा है, यानी पूरे इसमें से इक्विटी शेयर का 20% ये बेच रहा है, 2.40% ये बेच रहा है, और 1.20% ये बेच रहा है, राइट। तो टोटल ऑफर है 9 करोड़ 57 लाख का, इतने शेयर ये बेचेंगे। उसमें से टाटा मोटर्स 8 करोड़ 11 लाख शेयर बेच रहा है, बाकी ये कम है, 1 करोड़ और आधा करोड़ पकड़ के चलिए, 48 लाख यानी आधा करोड़ यानी 50 लाख शेयर हो गए, राइट। और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो बेचेगा उसको पैसा मिलेगा। एंटायर प्रोसीड ऑफ द ऑफर आफ्टर डिडक्टिंग द सेलिंग शेयर होल्डर विल बी एंटाइटल्ड टू द एंटायर प्रोसीड ऑफ द ऑफर, यानी उनको पूरा प्रोसीड मिल जाएगा, राइट। तो टाटा मोटर्स को बेनिफिट होगा, टाटा मोटर्स को पैसा आएगा, क्योंकि टाटा मोटर्स में थोड़ा चैलेंजेस है, लेकिन एक अपॉर्चुनिटी भी है कि आपको टाटा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने को मिलेगा। पैसा जाएगा टाटा मोटर्स को, लेकिन आपको शेयर मिल रहा है टाटा टेक्नोलॉजीज का, राइट। ठीक है, क्यों मिल रहा है? क्योंकि ये इनका शेयर होल्डर है या प्रमोटर है टाटा मोटर्स। देखिए अभी शेयर होल्डिंग जो है इसमें किसका कितना है, देखिए यहाँ पे मैंने बोला था कि 8 करोड़ 11 लाख बेच रहे हैं, लेकिन टाटा मोटर्स के पास टोटल शेयर है 30 करोड़। 30 करोड़ में से ये 8 करोड़ बेच रहे हैं, राइट, यानी 30 करोड़ में से 8 करोड़ बेच रहे हैं, और टोटल जो 100% शेयर है उसमें से 74% होल्ड करता है टाटा मोटर्स, यानी 75 पकड़ के चलिए आप, 74.69। अल्फा टीसी के पास 7.26 है, टाटा कैपिटल ग्रोथ के पास 3.63 है, टाटा मोटर फाइनेंस के पास 2% है, झेद्रा कारपोरेट सर्विस 1.42 है, और पैट्रिक रेमन मैग्लोड्रिक कौन है, ये जो इनके पास 1.23% है। ये पहले डायरेक्टर थे, CEO थे मेरे ख्याल से, टाटा ग्रुप कंपनी में इन्होंने काम किया है, इसके लिए उनके पास भी कुछ शेयर्स है, 50 लाख शेयर उनके पास भी है, राइट। तो 30 करोड़ में से 8 करोड़ टाटा मोटर्स बेच रहा है, अल्फा टीसी 2 करोड़ 94 लाख में से 97 लाख बेच रहा है, और टाटा कैपिटल के पास कितना है 1.5 करोड़ शेयर में से ये कितना बेच रहा है 48 लाख, यानी बेचने के बाद भी शेयर होल्डिंग रहेगा, पूरा निकल के नहीं जा रहे। वो बहुत बार क्या होता है लिस्टिंग बेनिफिट के लिए इनका जो एक्विजिशन कॉस्ट रहता है बहुत कम रहता है, और वो शेयर होल्डर बेच के निकल जाते हैं, उनका कुछ लेना देना नहीं रहता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं हो रहा है, ये जो शेयर होल्डर बेच के निकल रहा है इनका बहुत सारा होल्डिंग यहाँ पर भी रहेगा, पूरा बेच के नहीं निकल रहा है। देखिए अल्फा टीसी 97 लाख शेयर बेच रहा है कि किस में से 2 करोड़ 94 लाख में से, तो बहुत कम बेच रहे हैं, ऐसा नहीं कि पूरा वाइप आउट कर रहा है, 50% बेच रहा है। तो ये मेजर हो गए जो 1% शेयर होल्डर इनके पास है, 6 लोग हैं जिनके पास 1% के आसपास शेयर्स है या 1% के ऊपर है, राइट। अभी इसमें टोटल ऑथोराइज इसका कैपिटल स्ट्रक्चर देखते हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर शेयर कैपिटल क्या होता है, फेस वैल्यू इनटू नंबर ऑफ शेयर्स, तो इसका फेस वैल्यू है 2, राइट, और इनके पास टोटल शेयर है 175 करोड़ इक्विटी शेयर हो गए, और इसका अगर मैं उसका ये शेयर कैपिटल निकालूंगा तो 350 करोड़ के आसपास निकलता है। तो अच्छा खासा कैपिटलाइज स्ट्रक्चर है, ऐसा नहीं कि छोटा स्ट्रक्चर है, बहुत बड़ा स्ट्रक्चर है और अच्छा स्ट्रक्चर है, और इसका फेस वैल्यू 2 है, राइट। फेस वैल्यू क्या होता है कि जैसे किसी का 10 रहता है, किसी का 2 रहता है, इसके ऊपर ही आपका डिविडेंड जो रहता है इसी के ऊपर डिपेंड रहता है। अगर समझो उन्होंने 2 रुपये दिया तो आपका 10% हो गया 2 रुपये का, राइट, सॉरी 100% होगा, 2 रुपये डिविडेंड दिया तो 20 पैसा दिया, इसका मतलब 10% हो गया, राइट। तो ऐसा वो डिसाइड होता है। तो ये हो गया कैपिटल स्ट्रक्चर। 175 करोड़ शेयर है, 350 करोड़ उनका शेयर कैपिटल है, नंबर ऑफ शेयर 175 करोड़ है, राइट। ये हो गया उनका कैपिटल स्ट्रक्चर। ये बाद में भी आपको एनुअल रिपोर्ट में भी अच्छे से दिख जाएगा, कुछ दिक्कत नहीं। हाँ, जो मैंने आपको यहाँ पे बोला था कि ये जो लोग अभी बेच रहे हैं 8 करोड़ टाटा मोटर्स, अल्फा टीसी 97 लाख, टाटा कैपिटल 48 लाख, और इनके पास इतना ज़्यादा बचा हुआ है तभी भी, तो इनका क्या होता है कि बहुत बार बहुत सारी कंपनी में क्या होता है कि कोई एंजल इन्वेस्टर रहता है या VC रहता है, वो पैसा डालता है, लेकिन वो पैसा डालता है खाली IPO में पैसा
दोन गुना 4 गुना बना के निकलने के लिए। लेकिन यहाँ पे ऐसा हुआ नहीं है। क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि कम शेयर बेच रहे, पूरा पोर्शन नहीं बेच रहे, राइट। और दूसरा, इनका एक्विजिशन कॉस्ट देखिए कितना कम है। टाटा मोटर्स ने जो ये 30 करोड़ शेयर लिए थे वो खाली 7 रुपये 40 पैसे से लिए थे। इनका एवरेज एक्विजिशन कॉस्ट कितना है? 7 रुपये 40 पैसे। अल्फा टीसी का 25 रुपये और टाटा ग्रोथ का 25 रुपये। यानी जब ये अलॉटमेंट हुआ था, राइट, जब ये पब्लिक नहीं था, तब इतने कम रुपए में इनका एक्विजिशन हुआ है। अभी 30 करोड़ शेयर उनको 7 रुपये 40 पैसे से मिला है। अभी प्राइस बैंड क्या आएगा? यानी आप समझ सकते हो कि कितना टाइम से इन्होंने, टाटा मोटर्स ने इसमें पैसा बनाया है, राइट। और बनाया है तो कम टाइम में नहीं है, बहुत होल्ड किया है उसको, कंपनी को नर्चर किया, बॉर्न किया, डेवलप किया और उसको अच्छे तरीके से बड़ा करके अभी मार्केट में ला रहे। अभी दिक्कत टाटा मोटर्स को होगी मेरे ख्याल से, इसीलिए वो पैसा शेयर बेच के पैसा ले रहे। और अपने को अपॉर्चुनिटी मिल जाएगा कि आपको टाटा टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने के लिए आपको अपॉर्चुनिटी मिला है अभी, राइट। तो देखिए, ये हुआ एवरेज कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन हुआ, शेयर होल्डिंग होगा, 5 वर्टिकल हो गए, कौन से 5 सेगमेंट हो गए, फिर कौन सी इंडस्ट्री वर्टिकल को क्या काम करते हैं, पूरा मैंने आपको समझाया। अभी देखिए, इसमें 2-3 रिस्क है, तो मैंने यहाँ पे 2 या 3 रिस्क लिए हुआ है, आप थोड़ा समझिए, ये समझना बहुत जरूरी है। तो इंटरनल रिस्क फैक्टर में पहला रिस्क उनका क्या आता है? इनका जो क्लाइंट बेस है ये बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, राइट। आप एक रिस्क भी समझ सकते हो और इनका एक लिमिटेशन भी समझ सकते हो। देखिए कैसा होता है ना, एक स्पेशलाइज अगर डॉक्टर रहता है, अगर समझो वो हार्ट का डॉक्टर है तो उनका स्पेशलाइजेशन हार्ट का रहेगा, उनके पास सब लोग नहीं जाएंगे। तो इनका क्या हुआ है कि इनके पास जो टॉप क्लाइंट है इनके ऊपर इनका डिपेंडेंसी ज़्यादा है। ये मेन इशू टाटा एल्क्सी में भी है, जो न्यू एज कंपनी इनके साथ यही है, क्योंकि अभी ये बिजनेस बढ़ते जा रहा है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? वी कंटिन्यू टू डिराइव अ मटेरियल पोर्शन ऑफ आवर रेवेन्यू फ्रॉम आवर टॉप 5 क्लाइंट्स बाय रेवेन्यू जनरेटेड 2022 टॉप 5 क्लाइंट। कौन कौन से इसमें? टाटा मोटर्स, JLR, कलेक्टिवली टाटा मोटर, JLR, यानी ये एक हो गया। तो अभी देखते हैं यहाँ पे, ये देखिए 20, 21, 22 का भी डाटा, रेवेन्यू एट्रीब्यूटेड टू द सर्विस सेगमेंट कितना है? मिलियन में अगर देखोगे आप तो 18,000 मिलियन है, राइट। और सर्विस सेगमेंट से कितना आता है? 72% रेवेन्यू आता है। रेवेन्यू एट्रीब्यूट सर्विस सेगमेंट एंकर क्लाइंट का कितना है? 10,000 बिलियन है। और ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से कितना आता है? 39% आता है। यहाँ पे 42% है ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से। और 20, 21, 22 जो 5 क्लाइंट का मैं आपको रेवेन्यू बोल रहा हूँ, तो एक बहुत कॉन्सेंट्रेटेड है, यानी 5 क्लाइंट से 40% का इनका रेवेन्यू आता है खाली यहाँ से। और यानी सर्विस सेगमेंट का अगर आप देखोगे तो ये आता है 65%, पूरा सब मिला के, सब सर्विसेज मिला के 65% रेवेन्यू आता है 5 क्लाइंट से। और पर्टिकुलरली ऑटोमोटिव का अगर रेवेन्यू देखा जाए तो वो 40% आता है टॉप 5 क्लाइंट से, राइट। तो अच्छा खासा कॉन्सेंट्रेटेड है। अगर इसमें से 2 क्लाइंट निकल गए या कुछ दिक्कत आया, कुछ प्रॉब्लम आया, तो रेवेन्यू इनका कम हो सकता है। ये रिस्क है, लेकिन एक इसका एडवांटेज भी ऐसा है कि जो 5 कंपनी इनके साथ जुड़ी हुई है, जिसमें स्विचिंग कॉस्ट बोला था आपको, इनका स्पेशलाइज टैलेंट रहता है, तो ये लोग स्विच कर नहीं सकते जल्दी। तो एक देखिए, ये एक तो रिस्क भी है और एक तो ये स्ट्रेंथ भी है। तो एक रिस्क था जो इनके पास मेजर 5 क्लाइंट है, इनके पास से टोटल रेवेन्यू का 65% 5 क्लाइंट से आता है। और ऑटोमोटिव का जो रेवेन्यू वो 5 क्लाइंट से 40% तक आता है। अगर आप देखोगे तो थोड़ा कम हुआ है, 54% से लेके 40% तक आया है। लेकिन ऑटोमोबाइल का बिजनेस बहुत, यानी उनके ऊपर स्पेंड कम हुआ है कोरोना के बाद। अगर आप देखोगे तो ऑटोमोबाइल का बिजनेस अच्छा किया है, नंबर अच्छा है बहुत सारी कंपनियों के, लेकिन उसके ऊपर जो स्पेंड किया हुआ है वो कम किया है, राइट। यहाँ पे देखोगे तो ये कांस्टेंट है, 66% से लेके 65%, तो कुछ डिफरेंस नहीं है। और जैसे अभी ये बिजनेस बड़ा बनेगा, लिस्टेड बनेगा, पैसा आएगा, करेंगे काम, तो अच्छा खासा रिस्क कम भी कर सकते हैं। लेकिन ये रिस्क है, आप ये ध्यान में रखिए, राइट। अभी आगे का देखते हैं, आगे के स्लाइड में क्या दिया हुआ है। ये रिस्क समझ में आएगा, 5 क्लाइंट से इनका मेजॉरिटी रेवेन्यू जनरेट होता है, राइट। अभी ये मैंने और एक सेपरेट स्लाइड डाला है कि अवर रेवेन्यू आर हाईली डिपेंडेंट ऑन क्लाइंट्स कॉन्सेंट्रेट इन द ऑटोमोटिव सेगमेंट। पहला जो स्लाइड अपन ने देखा था, क्या देखा था कि 5 क्लाइंट में तो है, और उसमें टोटल रेवेन्यू का भी यानी 65% 66% टोटल रेवेन्यू का 5 क्लाइंट देता है। और ऑटोमोबाइल में भी 40% से 55% तक वहाँ से जनरेट होता है। लेकिन पूरा हाईली डिपेंडेंट और कॉन्सेंट्रेटेड ऑटोमोटिव सेगमेंट पे। तो ऑटोमोटिव सेगमेंट का भी देख लेते हैं अपन। ऑटोमोटिव सेगमेंट का इतना रेवेन्यू, इनका रेवेन्यू कितना है? 22,000 मिलियन, राइट। उसमें से 88% खाली ऑटोमोटिव इंडस्ट्री से आता है, वो हुआ 5 क्लाइंट का। लेकिन पूरे टोटल रेवेन्यू से, जैसे मैंने आपको बोला था कि ऑटोमोटिव ड्रिवन कंपनी है, क्योंकि इसीलिए ये टाटा मोटर्स का पार्ट है, टाटा मोटर्स का पार्ट है, इसीलिए इनका ऑटोमोटिव से सेगमेंट से आता है। और 88% उनका ऑटोमोटिव रिलेटेड बिजनेस से ही आता है टोटल रेवेन्यू का, राइट।
और ये देखिए ये कम नहीं हुआ है, थोड़ा बढ़ा ही है, 81% से लेके 85% तक बढ़ा है, यानी इनका डिपेंडेंसी ऑटोमोटिव सेगमेंट पे। तो आगे चल के अगर ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में कुछ न्यूज़ आए तो आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि कुछ दिक्कत है ये बिजनेसेस में। तो देखिए दो इनका रिस्क हुआ, एक तो हो गया है कि ऑटोमोटिव फोकस्ड है, और दूसरा 5 क्लाइंट के पास से इनका 40% से लेके 55% तक रेवेन्यू आता है। तो ये पूरे प्रेजेंटेशन में आपको समझ में आया होगा कि ये 5 वर्टिकल में काम, 5 सेगमेंट में काम करते हैं। 5 सेगमेंट में कौन कौन से वर्टिकल में करते हैं, एरोस्पेस, BFSI, डिफेंस, जो भी मैंने बताया, और उसमें वो क्या काम करते हैं। बाद में अपन ने देखा उनका कि उनका शेयर होल्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर कैसा है, कौन कितना होल्ड कर रहा है, उनका एक्विजिशन कॉस्ट कितना है, और इनमें नॉर्मल IT कंपनी और जो ये टाटा टेक्नोलॉजी कंपनी, इसमें डिफरेंस क्या है। तो मेजर डिफरेंस मैंने आपको बोला था, स्विचिंग कॉस्ट एक है और स्पेशलिस्ट टैलेंट है जो मेजोरिटी नहीं रहता है, और ये ऑटोमोटिव फोकस बिजनेस है, राइट। तो ऑटोमोटिव में कुछ दिक्कत आया या फ्लरिश हुआ, अच्छा रेवेन्यू आया, तो ये भी अच्छा कर सकता है, राइट। तो दोस्तों यहाँ तक अपन ने टोटल और इनडेप्थ एनालिसिस बिजनेस का देखा है। इतना अच्छा एनालिसिस आपको कहीं और मिलेगा नहीं, आपको बहुत मेहनत करना पड़ेगा। ड्राफ्ट ट्रेड हेयरिंग प्रॉस्पेक्ट पे 350 पेज आपको पढ़ना पड़ेगा। अभी मुझे आदत हो गई 5-10 साल से कि यही मैं काम करते आ रहा हूँ, राइट। तो ठीक है दोस्तों, अभी सेकंड पार्ट में हम लोग देखेंगे फाइनेंशियल का एनालिसिस और उसके साथ वैल्यूएशन का एनालिसिस। तो दोस्तों मेरा एनालिसिस आपको कैसे लगा मुझे कमेंट करके बताइए। HK ऑप्शंस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, तो मेरा डेली का एनालिसिस और डेली का मेरा ट्रेड का आपको लाइव भी दिख जाएगा वहाँ पे कि मैंने कुछ एडजस्टमेंट किया, कुछ ट्रेड डाला है। तो ठीक है दोस्तों, चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।